चलिए। बिजनेस स्टडी का क्लास पहले होगा। हम लोग पढ़ रहे थे प्लानिंग चैप्टर। प्लानिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, कल पढ़ लिए थे। आज दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग, नियोजन करने में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। और दूसरा प्रश्न होगा कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग या टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के प्रकार या प्लानिंग के संगठक, प्लानिंग के क्षेत्र, तत्व सब कहा जाता है इसको। तो पहले हम लोग देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। प्लानिंग करते समय हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, कि हमें करना क्या है। प्लानिंग का पहला कार्य है उद्देश्य, गोल फिक्स करना, उद्देश्य निर्धारित करना और उस उद्देश्य के बारे में संस्था के सभी कर्मचारियों को अवगत करा देना। उस उद्देश्य को संस्था के सभी कर्मचारियों को एक्सप्लेन कर देना ताकि सारे कर्मचारी मिलजुल कर उद्देश्य प्राप्ति में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, ज्वाइंट एफर्ट दे सकें। उद्देश्य निर्धारित करने और कर्मचारियों को उद्देश्य बता देने के बाद दूसरा कार्य है नियोजन प्रक्रिया में, प्लानिंग प्रोसेस में कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं और तथ्यों का संकलन। चलिए। मतलब सूचनाओं तथ्यों को इकट्ठा करना, डाटा को इकट्ठा करना। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो टारगेट है, गोल है, उसके बारे में हम जानकारियां इकट्ठा करते हैं, उन जानकारियों का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उन जानकारियों का विश्लेषण करके ही हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप है वैकल्पिक तरीकों की पहचान नियोजन प्रक्रिया में। मतलब प्लानिंग, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे वैकल्पिक तरीके होते हैं। उन सभी तरीकों को तो नहीं, लेकिन उनमें से जो जो तरीके हमारे संस्था के उद्देश्य के वैकल्पिक मापदंडों पर, क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं, हम उनको पहचानते हैं। हम उन्हें एक जगह करते हैं और बाकी तरीकों को छोड़ दिया जाता है। मतलब जिस तरीकों से हमारे संस्था को फायदा हो सकता है या हमारे संस्था के लिए सूटेबल हैं, उन सारे तरीकों को हम चुन लेते हैं। उसके बाद चौथा प्रोसेस है कि जो जिन जिन तरीकों को हमने संस्था के वैकल्पिक मापदंड पर खरा समझकर चुना है, उनका हम मूल्यांकन करते हैं। मतलब उन सभी तरीकों के लाभ हानियों का मूल्यांकन करते हैं और हमारे संस्था के लिए कितना सुटेबल कौन सा तरीका है ये भी देखते हैं। सब तरीके अलग अलग तरीके से संस्था को लाभान्वित कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई तरीका काफ़ी लाभदायक हो लेकिन महंगा हो, उसका लागत बहुत ज़्यादा हो जो हमारे पहुंच के अंदर नहीं हो सकता है कोई तरीका कम लाभदायक हो लेकिन धीरे धीरे भविष्य में उससे लाभ कमाया जा सकता है और कम लागत वाला है। तो हमारी पहुंच कितनी है, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं,
कितना धन है, कैपिटल है, उसके अनुसार हम सारे तरीकों का मूल्यांकन करेंगे। और 5वां स्टेप पर आते हैं कि सारे तरीकों का मूल्यांकन करने के बाद तब हम देखेंगे कि हमारे संस्था के लिए कौन सा बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। यह निर्भर करता है इस बात पर कि उसके पास कितने रिसोर्स हैं, कितने संसाधन हैं, कितना धन है, कितने मैन पावर हैं, कितने टेक्नोलॉजी में कहाँ तक वो संपन्न है। इन सब चीज़ों पर सर्वश्रेष्ठ तरीके का चुनाव निर्भर करता है। तो हम अपने संस्था के हिसाब से, अपने हैसियत के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ तरीके का चुनाव करते हैं। उसके बाद 6ठा स्टेप है प्लान, योजना तैयार करना। मतलब अब जिस तरीके को हमने चुना, काम करने के जिस तरीके को हमने चुना, जो सर्वश्रेष्ठ था हमारे लिए, उसके अकॉर्डिंगली अब हम उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करेंगे। न केवल प्लानिंग करेंगे बल्कि उसको लागू भी करेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे ताकि अंत में लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। अगला स्टेप है फॉलो अप, समीक्षा करना। हम जो योजना तैयार करते हैं वो भविष्य के लिए करते हैं और भविष्य अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है। योजनाएं हम भूतकालीन आंकड़ों के आधार पर बनाते हैं, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। अतः हमें काम की समीक्षा, मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। योजना को हम लागू किए हैं उसका मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए कि हमने पहले जो मापदंड तय किया था उसी के अनुरूप काम चल रहा है या नहीं। अगर हमें लगता है कि हमने जो क्राइटेरिया बनाया था उद्देश्य निर्धारित करते समय या योजना बनाते समय, जिस क्राइटेरिया पर योजना को हमने तैयार किया था उसमें परिवर्तन हो चुका है, तो फिर हमें अपनी योजना में परिवर्तन भी कर देना चाहिए ताकि हम अपना उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। यानी काम को शुरू करके, प्लान बना के और उसको शुरू करके यूं ही छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी समीक्षा, उसका मॉनिटरिंग हमेशा करते रहना चाहिए। और परिस्थिति के अनुसार अगर उसमें बदलाव करना है, जरूरी है, तो बदलाव भी करना चाहिए। ये 7 स्टेप्स हैं प्लानिंग प्रोसेस के। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग या टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ये सारे क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इतने तरह के प्लान होते हैं, 8 प्रकार के। सबसे पहला है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य जिस रिजल्ट की प्राप्ति के लिए, जिस परिणाम की प्राप्ति के लिए किसी संस्था की स्थापना होती है, जिस परिणाम को प्राप्त करने के लिए संस्था के सभी कर्मचारी टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, प्लेटफॉर्म एरिया तक, यानी टॉप टू बॉटम सारे कर्मचारी संयुक्त रूप से प्रयासरत रहते हैं, ज्वाइंट एफोर्ट करते रहते हैं। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्था की सभी क्रियाएं की जाती हैं उसे ही उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य का संबंध न केवल प्लानिंग से है बल्कि आगे भी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, चारों चीजों से उद्देश्य का संबंध है। स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी क्रियाएं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही की जाती हैं। अतः उद्देश्य
जिस परिणाम की प्राप्ति के लिए हम संस्था की स्थापना करते हैं या संस्था की सभी क्रियाएं की जाती हैं, उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के लिए ही मैनेजमेंट के सारे काम किए जाते हैं, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। यानी इसका संबंध न केवल प्लानिंग से है, बल्कि संगठन खड़ा करना, नियुक्तिकरण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना, ये सभी कार्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। दूसरा प्रकार है नियोजन का मोर्चाबंदी। इसके कई नाम हैं, मोर्चाबंदी, व्यूह रचना, दांव पेच, कार्यनीति, अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रेटजी। ये क्या है? ये कठिन कामों के लिए जहां दांव पेच अधिक होता है, जहां टफ कंपटीशन होता है, जहां गलाकाट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, वहां इसको अपनाया जाता है। अपने कंपटीटर के, प्रतियोगी के चालों को समझकर, उनकी नीतियों को, योजनाओं को समझकर उनका सामना करने या उन पर विजय प्राप्त करने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उसी को हम लोग मोर्चाबंदी कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए, जटिल आर्थिक क्रियाओं के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए मोर्चाबंदी की जाती है। जहां कंपटीशन ज़्यादा हो, जहां गलाकाट प्रतियोगिता हो, टफ कंपटीशन हो, वहां इसमें हम अपने प्रतियोगी के चालों को, उनके प्लानिंग को समझ के, उसे प्राप्त करके, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, ताकि कैसे उससे हम आगे बढ़ें, उसको परास्त करें। तीसरा है नीतियां, पॉलिसीज। ये मार्गदर्शिका है, गाइडलाइन है कर्मचारियों के लिए, संस्था में काम करने वाले लोगों के लिए ये गाइडलाइन है, मार्गदर्शिका है। कर्मचारियों को काम करने के दौरान उनको गाइड करती हैं नीतियां। इनके रहते हुए अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे संस्था की नीति हो सकती है कि रॉ मटेरियल की खरीदारी केवल अपने देश से किया जाए, घरेलू खरीदारी की जाए, या रॉ मटेरियल का इंपोर्ट भी किया जाए, विदेशों से भी खरीदा जाए। संस्था की नीति हो सकती है कि केवल नकद बिक्री किया जाए या उधार भी बिक्री किया जाए। संस्था की नीति हो सकती है कि सामानों को अंकित मूल्य पर, फेस वैल्यू पर बेचा जाए या डिस्काउंट पर बेचा जाए। तो नीतियां मार्गदर्शिका हैं, गाइडलाइन हैं कर्मचारियों के लिए, संस्था में काम करने वाले लोगों के लिए। इनके आधार पर कोई भी डिसीजन लेना आसान होता है। चौथा प्रकार है नियोजन का कार्य विधियां, प्रोसीजर किसी भी काम को करने के लिए कई क्रियाओं को करना पड़ता है, उनका एक चेन है प्रोसीजर। किसी एक काम को पूरा करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न क्रियाओं का अनुक्रम है, सीक्वेंस है प्रोसीजर। यानी किसी एक काम को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा काम करना चाहिए, उस पूरे का चेन है प्रोसीजर, कार्य विधियां।
उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल डेटर से कलेक्शन करना है, देनदारों से पैसा वसूल करना है जिन्हें उधार माल बेचा गया है, तो उसके कई प्रोसेस हो सकते हैं, उसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके को कभी भी हम नहीं अपना सकते। सबसे पहले हम उन्हें चिट्ठी लिखेंगे। हालांकि आज के समय में यह तरीका खत्म हो चुका है, चिट्ठी पत्री का युग नहीं है। सबसे पहले हम उन्हें पत्र लिखेंगे भुगतान करने के लिए। अगर उससे भी वो भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें टेलीफोन करेंगे, यानी मोबाइल से संपर्क करेंगे। अगर उससे भी वो भुगतान नहीं करते हैं तो पर्सनली जाकर उनसे हम मिलेंगे, व्यक्तिगत रूप से उनसे हम मिलेंगे। अगर उससे भी वो भुगतान नहीं करते हैं तो चौथा सीक्वेंस होगा कि हम उन पर मुकदमा दायर करेंगे, यानी कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। यह डेटर से पैसा वसूल करना एक काम हुआ और उस काम को करने का यह प्रोसीजर हुआ। इसमें 1 नंबर पर पत्र लिखना, 2 नंबर पर टेलीफोन करना, 3 नंबर पर व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलना और 4 नंबर पर चौथा सीक्वेंस है कानूनी कार्यवाही करना। तो ये प्रोसीजर किसी एक काम को पूरा करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न क्रियाओं का अनुक्रम तय करता है, निश्चित करता है, सीक्वेंस फिक्स करता है, ये चेन बनाता है। 5वां तरीका है नियोजन का पद्धतियां, मेथड्स। यह कार्य विधियों से जुड़ा हुआ है, यानी मेथड प्रोसीजर से ही जुड़ा हुआ है। प्रोसीजर में किसी एक काम को पूरा करने के विभिन्न तरीकों का सीक्वेंस बताया जाता है। उसे पूरा करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का एक चेन है प्रोसीजर, लेकिन उस चेन का एक भाग है पद्धति। एक काम को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यों का जो अनुक्रम तय करते हैं, उस अनुक्रम का कोई एक पॉइंट, कोई एक भाग है पद्धति। इसमें पूरे अनुक्रम को हम फॉलो नहीं करते हैं, अनुक्रम के एक हिस्से को लेते हैं। जैसे हमें डेटर से पैसा वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम थाना में, पुलिस स्टेशन जाकर हम केस करें, या फिर सीधे कोर्ट जाकर केस करें, मुकदमा दायर करें। अब दोनों तरीकों में का मूल्यांकन कर लेते हैं कि कौन हमें कम से कम थकाने वाला है, किसमें कम से कम खर्चे आएंगे, किसमें कम से कम समय लगेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये तय करते हैं कि हम थाना में FIR करें या कोर्ट जाकर मुकदमा दायर करें। 6ठा पॉइंट है नियम, रूल्स। विशेष परिस्थितियों में किसी कार्य को पूरा करने का रास्ता बताता है नियम। विशेष परिस्थितियों में हम क्या करें और क्या नहीं करें, यह बताता है नियम। नियम का पालन संस्था में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। नियम का पालन नहीं करने पर उसके खिलाफ आर्थिक दंड भी लगता है। यानी नियम सारे कर्मचारियों पर लागू होता है अनिवार्य रूप से। जैसे ये नियम हो सकता है कि संस्था के अंदर, संस्था के प्रीमाइस में, परिसर में धूम्रपान करना वर्जित है। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। अगर कोई कर्मचारी स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया तो उस पर 1000 रुपये का आर्थिक दंड, पेनाल्टी लग सकता है। तो ये नियम हुआ। जैसे एक और उदाहरण देखिए, यह नियम हो सकता है कि किसी भी ग्राहक को उधार दिया जाए, 1 सप्ताह तक का ही उधार दिया जाए। यदि वो 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट कर देता है तो ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट नहीं करता है
तो उस पर 2% प्रति माह की दर से ब्याज लगाया जाए। तो नियम विशेष परिस्थितियों में गाइडलाइन का काम करता है। जब विशेष परिस्थितियां आए तो क्या करें क्या नहीं करें, नियम का पालन सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। पालन नहीं करने पर दंड की व्यवस्था है। 7वां प्रकार इसका बजट। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, बजट अनुमानित आंकड़ा होता है। संस्था के जो उद्देश्य होते हैं उसे प्राप्त करने के लिए कई क्रियाओं को, कई कामों को करना पड़ता है। संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई कामों को करना पड़ता है, जैसे रॉ मटेरियल की खरीदारी करना, प्रोडक्शन करना, विज्ञापन करना, मार्केटिंग करना, फाइनेंस की समस्या, अकाउंटिंग की समस्या। संस्था इस सब के लिए अलग अलग बजट बनाती है, जैसे परचेज बजट, सेल बजट, मार्केटिंग बजट, फाइनेंस बजट, सब के लिए अलग अलग बजट बनाती है, कैश बजट, और सारे बजट को मिलाकर एक साथ मास्टर बजट बनाया जाता है। तो बजट संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने में लगने वाला समय, लगने वाला धन, लगने वाला रॉ मटेरियल, किस टेक्नोलॉजी से काम होगा, कौन कौन से मशीन लगेंगे, इनका डिटेल है बजट। 8वां पॉइंट है कार्यक्रम, प्रोग्राम्स। किसी काम को करने के लिए विस्तृत योजना बताता है प्रोग्राम। किसी एक काम को करने के लिए विस्तृत योजना तैयार करता है प्रोग्राम। जैसे संस्था के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाएगा। जैसे उत्पादन करना है, प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो कार्यक्रम किसी भी काम को करने के लिए विस्तृत योजना दर्शाता है कार्यक्रम। अब हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे।